नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रामागुंडम फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल लिमिटेड फिटर का जो क्वेश्चन पेपर है 7 अप्रैल 2024 को हुआ था, उसमें हमने 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 50 नंबर क्वेश्चन से हैं 51 है उससे डिस्कस करेंगे। और यह फिटर ट्रेनर और मशीनिस्ट ऑल ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफ़ी इनमें से क्वेश्चन है वो कॉमनली आते हैं, तो हम चलते हैं आगे। आज इसका पार्ट वो सेकंड है। फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, उसमें जाके है देख सकते हो, और प्लेलिस्ट के अंदर है उसमें भी है देख सकते हो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ हैमर दैट इज टिपिकली यूज फॉर ड्राइविंग चिजल एंड पंच है। उस हथौड़े के प्रकार का नाम बताइए जिसका उपयोग आमतौर पर छेनी और छेद करने के लिए किया जाता है। यानी हथौड़े का प्रयोग है वो चिपिंग करने के लिए और होल है पंचिंग करने के लिए किया जाता है, तो वो बॉल पिन हैमर का हम प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। बॉल पिन हैमर है वो 250 ग्राम का हम यूज़ करते हैं कॉमनली पंचिंग कार्य के लिए, विटनेस मार्किंग के लिए और चिपिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। बॉल पिन हैमर है वो ड्रॉ फोर्स कार्बन स्टील से है बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है, दिए गए टूल का प्राथमिक उद्देश्य है क्या है। तो यहाँ पर ये टूल है दिया गया है, तो इसके अंदर ये वी ब्लॉक है वो दिखाया गया है इसके अंदर। तो ये वी ब्लॉक होता है राउंड जॉब को है पकड़ने के लिए, बेलनाकार वस्तुओं को है सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए इसका यूज़ किया गया है, तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। और ये वी ब्लॉक है ए और बी ग्रेड के अंदर है पाए जाते हैं। ए ग्रेड वाला वी ब्लॉक है वो एलॉय स्टील का है बना होता है, और बी ग्रेड वाला जो होता है वो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से है बना होता है, कास्ट आयरन का है बना होता है। इसकी जो साइज़ होती है वो 100 mm होती है, और इसकी बी ग्रेड वाले वी ब्लॉक की जो साइज़ होती है वो 300 mm होती है। इसको है सहारा देने के लिए वी ब्लॉक का होता है जो क्लैंप के साथ है यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। इसमें है, टेप रेंच बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। विच मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर मार्किंग टेप रेंच। टेप रेंच के लिए हम प्रयोग करते हैं तो वो होता है स्टील होता है, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है एंड प्लास्टिक होता है। तो टेप रेंच है वो स्टील का है बना होता है, और जो टेप होता है वो हाई स्पीड स्टील से है बना होता है। टेप होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। प्राथमिक टेप या टेपर टेप होता है, सेकंड टेप होता है जिसको इंटरमीडिएट टेप कहते हैं, और थर्ड टेप होता है उसको बॉटमिंग टेप कहते हैं जो ब्लाइंड होल में टेपिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है, व्हाट कुड बी ए पोटेंशियल केस ऑफ ड्रिलिंग ट्यूबलर रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ लिप्स। लिप्स की लंबाई से संबंधित ड्रिल परेशानियों को संभावित कारण क्या हो सकता है। अगर ड्रिल के अंदर है लिप है वो अलग अलग होंगे, तो लिप से संबंधित है वो क्या परेशानी होगी, तो ड्रिल है वो अधिक ज़्यादा घिसेगा। फर्स्ट ऑप्शन है अत्यधिक शीतलन होगा, शीतलन ज़्यादा होगा तो उससे ड्रिल के लिप्स है उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। असमान फीड दर असमान होगी तब उससे पड़ेगा। और इसके बाद है अनइक्वल लिप वियर है, अगर असमान रहेगी तो लिप है वो असमान घिसेगी, तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अपर्याप्त गति है, कटिंग स्पीड का भी कोई इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अनइक्वल लिप है तो वो है लिप्स है वो क्या है ज़्यादा घिसेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है, ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मेंट बाय द ग्राइंडिंग व्हील ग्रेड। ग्रेड के अंदर जो है ग्राइंडिंग व्हील में जो ग्रेड होता है उसका क्या तात्पर्य होता है, तो डायमीटर से है
हार्डनेस से हैं, वजन से हैं या कलर से हैं, रंग से हैं। तो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। हार्डनेस से हैं, ग्रेड है वो हार्डनेस को दर्शाता है, जिसके अंदर है सॉफ्ट ग्रेड, हार्ड ग्रेड और मीडियम ग्रेड है, 3 प्रकार की आती है। और ग्रेन साइज होती है, अलग अलग ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील के सारे टर्म्स अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेंच ग्राइंडिंग के उस हिस्से की पहचान करें जो वर्कपीस को पकड़ने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर बेंच ग्राइंडर दर्शाया गया है। बेंच ग्राइंडर में ये कोर्स जो व्हील है वो दर्शाया गया है, यहाँ पर ये फाइन व्हील दर्शाया गया है, और यहाँ पर ये जो है अक्स के रूप में है, टूल रेस्ट है वो दर्शाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो टूल रेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है व्हील गार्ड है वो दिया गया है, जो रेस्ट आती है उसको आंखों से बचाने के लिए। और फिर है यहाँ पर ये जो है स्विच बटन है वो दर्शाया गया है, जिसमें ऑन और ऑफ करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। इसमें है उस गेज का नाम क्या है जिसका उपयोग 2 भागों के बीच अंतराल की मोटाई या निकासी को मापने के लिए किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज दैट इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ गैप ओवर द क्लियरेंस बिटवीन 2 मेटिंग पार्ट्स। 2 मेटिंग पार्ट्स के बीच गैप चेक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं स्क्रू पिच गेज का, स्क्रू गेज का, पिच गेज का, वायर गेज का एंड फिलर गेज का। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। फिलर गेज का हम प्रयोग करते हैं। स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज है किसी भी स्क्रू की है पिच को चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। और वायर गेज है, वायर गेज का है किसी भी सीट की मोटाई मापने के लिए हम वायर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। इन विच सेंसरीज वुड यू यूज ए वायर गेज। आप किस परिदृश्य में वायर गेज का उपयोग करेंगे। तो वायर गेज का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है थ्रेड की पिच मापने के लिए, थ्रेड की पिच मापने के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। एंड तार की है मोटाई मापने के लिए, एंड सीट की मोटाई मापने के लिए हम वायर गेज का प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बाहरी आयामों की जांच करने के लिए, एक्सटर्नल आयामों की जांच करने के लिए हम किसका करते हैं, स्नैप गेज का यूज करते हैं। एंड इंटरनल आयामों की जांच करने के लिए हम किसका करते हैं, प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर अलग अलग प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है लिमिट और फिट में शून्य रेखा का क्या उद्देश्य है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जीरो लाइन इन लिमिट एंड फिट्स। लिमिट एंड फिट्स के अंदर है शून्य रेखा है, उसका क्या उद्देश्य होता है। तो शून्य रेखा किसको दर्शाती है, यह अधिकतम स्वीकार्य विचलन को इंगित करता है, तो नहीं करता है ये। फर्स्ट ऑफ सेकंड है यह उच्च और निम्न सीमाओं के बीच मध्य बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, यह भागों के बीच पूर्ण संरेखण प्रतीक करता है, ये भी नहीं करता है। यह किसी भाग के मूल आकार को चिन्हित करता है, तो ये बेसिक साइज है उसको दर्शाता है। तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। इसमें है वर्नियर ऊंचाई गेज के वर्नियर पैमाने पर आंसन चिन्हों के बीच विशिष्ट अंतराल है वो क्या होता है। व्हाट इज द टिपिकल इंटीरियल इन mm बिटवीन एडजस्ट मार्क्स ऑन द वर्नियर स्केल ऑफ ए वर्नियर हाइट गेज। तो वर्नियर हाइट गेज के अंदर है जो वर्नियर पैमाने हैं उसके ऊपर जो अंशांकन होते हैं उसका क्या गैप होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर 0.1 mm होता है, 0.01 mm होता है, 1 mm होता है एंड 10 mm होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन। और वर्नियर हाइट गेज के जो मेन स्केल है उनके बीच जो गैप का अंतर होता है वो 1 mm के बीच का गैप का अंतर होता है। और वर्नियर हाइट गेज का यूज है वो हम मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं सरफेस प्लेट पर और एंगल प्लेट की सहायता से किसी भी जॉब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे लोहे का गुण है। कच्चा लोहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की है प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है। एक तो कास्ट आयरन क्या होता है, कम गलनांक होता है। कास्ट आयरन का जो गलनांक होता है वो 1250 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। और एक क्या होता है, ये भंगुरता का गुण इसमें होता है, ब्रिटलनेस का गुण बहुत ज़्यादा होता है कास्ट आयरन में। एंड कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वो 2 से
2 से 4% तक होती है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा इसमें सबसे अधिक पाई जाती है। फिर इसके बाद इसमें क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी जेट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वाइब्रेशन एंड कंपन के कारण है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इसकी अधिक होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का कच्चा लोहा आमतौर पर इंजन ब्लॉक और मशीनरी बेस के लिए उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ कास्ट आयरन इज कॉमनली यूज फॉर इंजन ब्लॉक एंड मशीनरी बेसेस के लिए? तो कौन सा यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है व्हाइट कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, वेरिएबल कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, डक्टाइल कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं एंड ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। इसमें अच्छा वाइब्रेशन होता है, जैसे कि लेथ मशीन है, लेथ मशीन का जो बेड होता है, लेथ मशीन का जो बेड होता है वो ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सहने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, इसके अंदर है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेस प्लेट ऑन द लेथ मशीन? लेथ मशीन में जो फेस प्लेट होती है उसका फंक्शन क्या होता है? लेथ मशीन में जो फेस प्लेट होती है उसको क्यों लगाया जाता है? तो अनियमित आकार के वर्कपीस है, अनियमित आकार के वर्कपीस को पकड़ने के लिए हम फेस प्लेट का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है चक के लिए बहुत बड़े वर्कपीस होता है, तो ये अनियमित वर्कपीस के लिए होता है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फेस प्लेट है वो चक है, चक के स्थान पर है, इसको हेड स्टॉक के अंदर है फिट किया जाता है और वर्कपीस को है बैलेंसिंग की जाता है। लेड धातु का बैलेंसिंग के लिए अंदर है लेड धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर है नीचे दी गई छवि किस प्रकार के पेज को थ्रेड को दर्शाया गया है? तो यहाँ पर ये दी गई है ऑप्शन के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड होती है कुछ इस प्रकार होती है, जिसका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। एंड यहाँ पर है बटर्स थ्रेड, तो ये बटर्स थ्रेड है, तो बटर्स थ्रेड का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। फिर इसके बाद है वर्म थ्रेड, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्म थ्रेड है तो वर्म थ्रेड का है एंगल होता है वो लगभग 30 डिग्री या 29 डिग्री होता है। एंड एक्मे थ्रेड का जो एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। और एक्मे थ्रेड का प्रयोग है वो लेथ मशीन के जो लीड स्क्रू होता है, लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू में इसका प्रयोग किया जाता है। पावर ट्रांसमिशन के लिए एक्मे थ्रेड का है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, इसमें है विच टाइप ऑफ टूल इज टिपिकली यूज फॉर ग्रूविंग ड्यूरिंग टर्निंग ऑपरेशन? है टर्निंग ऑपरेशन के दौरान ग्रूविंग के लिए आमतौर पर किस प्रकार के उपकरण का है उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मिंग टूल है, चेम्परिंग टूल है, तो ये चेम्परिंग टूल नहीं है, राउंड नोज ब्लायर नोज उपकरण है, राउंड नोज टूल है, एंड फेसिंग उपकरण है, एंड पार्टिंग ऑफ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पार्टिंग ऑफ टूल है, ये दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ग्रूविंग एंड पार्टिंग ऑपरेशन इज टर्निंग? टर्निंग के अंदर है, टर्निंग में ग्रूविंग और पार्टिंग ऑपरेशन के बीच अंतर है वो क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है उपकरण का आकार है, शेप के आकार के अनुसार अलग अलग होता है, तो दोनों का सेम ही होता है, कोई थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। स्क्वायर के अंदर जैसे ऐसे बना होता है और पीछे से थोड़ा सा क्या है संग्रह होता है, ऐसे पार्टिंग ऑफ एंड ग्रूविंग टूल होता है। एंड इसके बाद है काटने की गति है, तो काटने की गति है उसके अंदर है वो भी कम ही रखी जाती है, कटिंग स्पीड है वो दोनों के अंदर है टर्निंग स्पीड से कम रखी जाती है। फिर है वर्कपीस की सामग्री, वर्कपीस कहीं कोई भी वर्कपीस हो उस वर्कपीस के अनुसार है, अलग अलग वर्कपीस के अनुसार अलग अलग कटिंग स्पीड रखी जाती है। फिर है डेप्थ ऑफ कट है, तो डेप्थ ऑफ कट है वो अलग अलग होती है, क्योंकि टर्निंग ग्रूविंग के लिए क्या है, ग्रूविंग के लिए फीड कम दी जाती है और पार्टिंग ऑफ के लिए है वो अंदर ज़्यादा फीड दी जाती है। ग्रूविंग में केवल एक खांचा कटा होता है, जबकि पार्टिंग ऑफ के अंदर है टूल से हैं उसको है अलग अलग पार्ट्स के रूप में है उसको बनाया जाता है, यानी कि उसका जो भाग होता है उसको डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो है अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को है सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेशन है ऐसे ही बनाए रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच कूलेंट इज कॉमनली यूज ड्यूरिंग द नलिंग ऑपरेशन?
नलिंग प्रक्रिया के दौरान आमतौर पर किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑयल का किया जाता है, एयर का किया जाता है, वाटर का किया जाता है या लेमन जूस का किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑयल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का, इसमें है कौन सा टेपर आमतौर पर ड्रिल चक और मशीन टूल स्पिंडल में उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जार्नो टेपर होता है, आईएसओ टेपर होता है, ब्राउन एंड शॉर्प टेपर होता है, जैक्सबर्ग टेपर होता है। तो जैक्सबर्ग टेपर का तो दोस्तों मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर होता है मोर्स टेपर होता है, मोर्स टेपर, वो जो मोर्स टेपर होता है वो MT1 से MT5 तक होता है, जो लेथ इसमें ड्रिलिंग चक के अंदर है, स्लीव एंड सॉकेट के अंदर है, वो पाया जाता है। तो इसके अंदर मोस्ट टेपर है वो स्पिंडल में, और जो मोस्ट टेपर को स्वतः पकड़ने वाले टेपर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो एंगल होता है लगभग 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री इसका एंगल रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, इसमें है विच टूल इज यूज फॉर इनलार्जिंग होल ड्यूरिंग फिटिंग ऑपरेशन है? फिटिंग संचालन के दौरान छेदों का बड़ा करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है टेप है, टेप के लिए हम इंटरनल होल है किया हुआ, उसके अंदर थ्रेडिंग करने के लिए हम टेप का यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेकंड है रिमर, रिमर का प्रयोग है छेद को है हल्का सा है बड़ा करने के लिए, और उसको फिनिशिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। एंड हैमर का प्रयोग चिपिंग करने के लिए एंड पंचिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर प्रयोग हम करते हैं किसी भी स्क्रू को है खोलने और कसने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द डायल टेस्ट इंडिकेटर है? तो यहाँ पर डायल टेस्ट इंडिकेटर है वो दर्शाया गया है फिगर के अंदर। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का हम यूज़ कहाँ करते हैं? द मेजर्ड स्मॉल डिस्टेंस एंड वेरिएशन है, छोटी दूरियों या भिन्नताओं को मापने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का है यूज़ किया जाता है। किसी भी शाफ्ट है, कोई शाफ्ट है, उस शाफ्ट की जो है सेंटरिंग है या एक्यूरेंसी जांचने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल फास्टनर इज डेसिग्नेटेड टू द इजीली रिमूवेबल एंड रीयूजेबल? निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक फास्टनर आसानी से हटाने योग्य और पुनः प्रयोजन करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो ऐसा कौन सा है? फर्स्ट है रिविट है, वेल्ड है, वेल्डिंग है, शोल्डर है एंड स्क्रू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्क्रू होगा। स्क्रू है, नट एंड बोल्ट, स्क्रू नट एंड बोल्ट है वो अस्थायी फास्टनर है जिसको हम लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। अर्धस्थायी फास्टनर के अंतर्गत कौन सा आता है? रिविट आता है, और स्थायी फास्टनर के अंतर्गत आता है वो वेल्डिंग आता है, सोल्डरिंग आता है, वो भी अर्धस्थायी फास्टनर के अंतर्गत आता है। अस्थायी के अंतर्गत है वो स्क्रू एंड नट बोल्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, इसमें है दिए गए टूल का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो यहाँ पर ये टूल है वो स्क्रैपर है वो दर्शाया गया है। तो स्क्रैपर का हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? अवतल सतहों को आकार देने के लिए करते हैं, किनारों से गड़गड़ाहट हटाने के लिए करते हैं, समतल सतह को चिकना करने के लिए करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्मूथ द फ्लैट सरफेस है, कोई भी सरफेस है उस सरफेस से हैं हाई स्पॉट्स को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, विच टाइप ऑफ कास्ट आयरन इज नाउ फॉर इट्स हाई कार्बन कंटेंट एंड एक्सीलेंट वियर रेजिस्टेंस है? किस प्रकार का कच्चा लोहा अपनी उच्च कार्बन सामग्री और उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध के लिए माना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वाइट कास्ट आयरन है। वाइट कास्ट आयरन के अंदर है उच्च कार्बन सामग्री होती है एंड वियर रेजिस्टेंस का है वो गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज यूज फॉर मार्किंग फाइन एडजस्टमेंट?
वर्नियर हाइट गेज के किस भाग का उपयोग है बारीक समायोजन करने के लिए किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्क्राइबर का प्रयोग हम मार्किंग करने के लिए करते हैं। बीम का है, बीम है वो हाइट है, उसको है ऊंचाई है माप देने के लिए यूज़ किया जाता है, जो भी हाइट है उस पर। बेस है, आधार है, तो आधार है वो नीचे उसका बेस रहता है। फाइन एडजस्टमेंट व्हील है, यानी फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड है, उसका हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर व्हील नहीं होगा, फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड है, उसका हम यूज़ करते हैं बारीक समायोजन के लिए। उसके ऊपर है स्क्रू लगा होता है, उसको फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड को है आगे पीछे सरका कर उसमें करते हैं, और फाइन एडजस्टमेंट के ऊपर है बारीक समायोजन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। इसमें है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रनिंग फिट? रनिंग फिट का प्राथमिक कार्य है वो क्या है? तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है टू अलाउ फ्री मूवमेंट है, ये फ्री मूवमेंट देता है, मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर रनिंग फिट है, क्लियरेंस फिट के अंदर है, क्लियरेंस फिट के अंदर 2 फिट आते हैं। रनिंग फिट आता है एक रनिंग फिट आता है एंड एक स्लाइड फिट आता है। एक आता है स्लाइड फिट, रनिंग फिट एंड स्लाइड फिट है, 2 आता है इसके अंदर। फिर उसके बाद है इंटरफेरेंस फिट। तो इंटरफेरेंस फिट के अंदर रहता है इंटरफेरेंस फिट के अंदर आता है वो आता है श्रिंकेज फिट आता है, एक्सपेंशन आता है, विस्तार फिट आता है, एक्सपेंशन फिट आता है एंड विस्तार फिट आता है। और उसके बाद है इंटरफेरेंस फिट में आता है फुस फिट। इंटरफेरेंस फिट के अंदर है, सॉरी इंटरफेरेंस फिट तो हो गया, वो आता है उसके अंदर ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आता है वो फुस फिट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। इसमें है विच ऑर्गेनाइज्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फिट्स एंड द लिमिट इन इंडिया है। भारत में फिट और लिमिट के लिए मानक स्थापित करने के लिए कौन सा संगठन है वो जिम्मेदार है? तो भारत के अंदर जो होता है वो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार है वो जारी किया जाता है। जो भी है BIS के अनुसार है, लिमिट एंड फिट्स के अंदर है फंडामेंटल जो विचलन है वो दिए जाते हैं हमारे को। 25 फंडामेंटल विचलन है और 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। इसमें है विच टूल इज यूज टू क्रिएट द बेवल एज एट द टॉप ऑफ ए होल? छेद के शीर्ष पर बेवल किनारा बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रिमिंग करते हैं, काउंटर बोरिंग करते हैं, स्थल के सामना देने के लिए यानी स्पॉट फिशिंग करते हैं एंड काउंटर सिंकिंग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन है, काउंटर सिंकिंग करते हैं। तो काउंटर सिंकिंग होता है 75 डिग्री होता है, वो होता है रिविटिंग के लिए, काउंटर सिंक हेड रिविट के लिए होता है एंड 80 डिग्री होता है सेल्फ टेपिंग के लिए होता है, 80 डिग्री सेल्फ टेपिंग के लिए होता है एंड 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है थ्रेड कटिंग के लिए होता है। काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए होता है 90 डिग्री एंड थ्रेड कटिंग के लिए होता है 120 होता है। टेपिंग के लिए थ्रेड कटिंग के लिए चूड़ी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है 120 डिग्री का होता है। काउंटर सिंकिंग अलग अलग प्रकार से की जाती है। इसके बाद आता है स्पॉट फिशिंग है किसी भी ड्रिल किया गया है उसके ऊपर है उसको बर को साफ करने के लिए स्पॉट फिशिंग किया जाता है। कोई भी बोल्ट है या नट है उसको है स्थान प्रदान करने के लिए ताकि उसके है सरफेस के एकदम और आसानी से है वो फिट हो जाए नज़दीक आ सके। इसके बाद है यहाँ पर काउंटर बोरिंग है, तो सॉकेट शीर्ष हेड स्क्रू को है स्थान प्रदान करने के लिए हम इसका काउंटर बोरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। इसमें है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द गिवन टूल? हैंड रिमर है,
हैंड रिमर का है वो उद्देश्य क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन है मौजूद रिमर का प्रयोग हम करते हैं मौजूदा छिद्रों को मैन्युअल रूप से बड़ा करने के लिए रिमर का प्रयोग हम करते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा करता है, इनलार्ज करता है और फिनिशिंग करता है। तो रिमर का प्रयोग हम फिनिशिंग के लिए और थोड़ा सा है बड़ा करने के लिए, इनलार्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिमर है वो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का है बना होता है। जो भी कटिंग टूल होते हैं वो हाई स्पीड स्टील से हैं बने होते हैं जो कटिंग करते हैं, और जो जैसे फाइल हो गया हाई कार्बन स्टील है वो हाई कार्बन स्टील से हैं बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज यूज टू इनलार्ज एन एग्जिस्टिंग होल टू ए स्पेसिफिक डेप्थ ऑफ डायमीटर है। किसी मौजूदा छेद को एक विशिष्ट गहराई और व्यास तक बड़ा करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है टेप रेंज का प्रयोग करते हैं। टेप को है घुमाने के लिए हम टेप रेंज का प्रयोग करते हैं। स्पॉट फिशिंग का प्रयोग हम करते हैं किसी भी बर है, होल है या उसके ऊपर है सरफेस से है बर को हटाने के लिए, और वाशर एंड नट बोल्ट है उसको स्थान प्रदान करने के लिए करते हैं। काउंटर बोरिंग है तो सॉकेट हेड स्क्रू के लिए हम प्रयोग करते हैं, काउंटर बोरिंग का प्रयोग है हम करते हैं, स्क्रू के हेड को है स्थान प्रदान करने के लिए करते हैं, तो ये काउंटर बोरिंग करते हैं। व्यास को है थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यानी कि ये है निश्चित गहराई तक व्यास को बड़ा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर 80 में है विच होल्डिंग डिवाइस इज कॉमनली यूज फॉर सर्विसिंग ड्रिल इन स्पेस ड्रिलिंग ऑपरेशन है। प्लेस ड्रिलिंग ऑपरेशन है, ऑपरेशन के दौरान ड्रिल को सुरक्षित रखने के लिए आमतौर पर किस होल्डिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है वाइस के अंदर जॉब को है फिक्स करने के लिए करते हैं। चक है तो जो ड्रिल है वो चक के अंदर पकड़ा जाता है, तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर विच टाइप ऑफ सेंक इज कॉमनली यूज इन हैंड होल्ड ड्रिल, यानी हैंड होल्ड ड्रिल में किस प्रकार के सेंक आमतौर पर उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेट सेंक है, हैंड ड्रिलिंग मशीन होती है उसके अंदर है स्ट्रेट सेंक ड्रिल का है प्रयोग करते हैं, और स्ट्रेट सेंक है वो हैंड ड्रिलिंग मशीन है वो 6 mm तक की है रेंज तक है ड्रिल को पकड़ सकता है। एंड इसके बाद आता है बेंच ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिल मशीन है वो 13 mm तक की ड्रिल है, ड्रिल साइज तक को है वो पकड़ सकती है। और फिर आता है पिलर ड्रिलिंग मशीन है, पिलर ड्रिलिंग मशीन के अंदर हम 25 mm साइज तक के है ड्रिल को है पकड़कर ड्रिलिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है रेडियल ड्रिलिंग मशीन में हम अधिकतम 100 mm तक के ड्रिल के साइज को है हम पकड़कर उसमें ड्रिलिंग कर सकते हैं, और रेडियल ड्रिलिंग मशीन के अंदर किसी भी एंगल के अंदर है ड्रिलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रिल होल्डिंग डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रीसीजन ड्रिलिंग ऑपरेशन, सटीक ड्रिलिंग कार्य के लिए आमतौर पर किस ड्रिल होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है चुंबकीय आधार का मैग्नेटिक बेस का प्रयोग, मैग्नेटिक बेस चुंबकीय आधार चक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर पतली प्लेट है उसकी ड्रिलिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर मैग्नेटिक है। वाइस ग्रिप है, वाइस है के अंदर है जॉब को पकड़ने के लिए ग्रिप की आवश्यकता होती है, तो उसमें ग्रिप है। ड्रिल चक है, नॉर्मली जब हम ड्रिल के अंदर है होल करते हैं तो ड्रिल चक का प्रयोग करता है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कोलेट चक के अंदर हम प्रीसीजन ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्रोसेस कैन ए कटिंग टूल टॉर्च बी यूज बी साइड कटिंग एंड वेल्डिंग है। कटिंग एंड वेल्डिंग के अलावा कटिंग टॉर्च का उपयोग है किस प्रक्रिया में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेंडिंग में, हीटिंग में, स्वेजिंग में एंड पॉलिशिंग में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हम कटिंग टॉर्च का प्रयोग है कटिंग और वेल्डिंग के अलावा हीटिंग, प्री हीटिंग के लिए एंड हीटिंग गर्म करने के लिए जिसको प्री हीटिंग बोलते हैं, प्री हीटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर इसमें है विच सेफ्टी इक्विपमेंट इज नेसेसरी देन यूजिंग एन ऑक्सीजन एसिटिलीन कटिंग मशीन, ऑक्सी एसिटिलीन काटने की मशीन का उपयोग करते समय कौन से सुरक्षा उपकरण है वो आवश्यक होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर सेफ्टी चश्मा एंड दस्ताना है वो उपयोग होता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस होल्ड
शुड वन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर है, किसी को ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर का परिवहन कैसे करना चाहिए? तो रोल द्वारा, रोलिंग द्वारा करना चाहिए, ड्रा खींच कर करना चाहिए, पुश करके धकेल कर करना चाहिए, एंड लिफ्टिंग देना है, लिफ्टिंग में उठाकर करना चाहिए। तो किसी भी ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर है उठा कर ले जाना चाहिए। उसके लिए एक ट्रॉली है वो दी जाती है, जिस ट्रॉली के अंदर है सिलेंडर को है रखा जाता है और रख के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन काटने वाली मशीन का कौन सा भाग गैस मिश्रण को प्रज्वलित करता है? इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं, स्पार्क लाइटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो मिश्रण होती है, मिश्रण को जलाने के लिए हम स्पार्क लाइटर से हैं जलाया जाता है, इसका प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वेल्डिंग में आमतौर पर भराव सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज ए फिलर मेटल टिपिकली नॉट यूज, किस वेल्डिंग में हम प्रयोग नहीं करते हैं? तो इसमें है टिग वेल्डिंग में टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है, इसका पूरा नाम है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग के अंदर है कोई भी फिलर मेटल का है यूज नहीं किया जाता है, और ये सॉफ्ट धातुओं के लिए जैसे एलोहे धातुएं, कॉपर, लेड, टिन है, इन शीटों को है जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग उपकरण के प्रकार का नाम बताइए जिसका उपयोग वेल्ड से स्लैग हटाने के लिए किया जाता है। नेम द फॉलोइंग वेल्डिंग टूल विच इज यूज टू रिमूव स्लैग फ्रॉम द वेल्ड्स। फर्स्ट ऑप्शन है ये रेंज का प्रयोग करते हैं, फाइल का करते हैं, वायर ब्रश का करते हैं, चीजल का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन है, वायर ब्रश का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, इसमें है किस परिदृश्य में आधा गोल हाफ राउंड खुरचनी का उपयोग किया जाता है? इन विच सेंसरिया वुड ए हाफ राउंड स्क्रैपर बी मस्ट यूजफुल है। हाफ राउंड स्क्रैपर का यूज हम कहाँ पर करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है समतल सतह को चिकना करने के लिए यानी फ्लैट सरफेस है उसको स्मूथ करने के लिए हम फ्लैट स्क्रैपर का यूज करते हैं। एंड क्लीन नाली की सफाई करने के लिए, क्लीन द स्ट्रेट ग्रू है कोई भी सीधा ग्रू है ग्रू के अंदर है करने के लिए हम क्रॉस। एंड फिर इसके बाद है रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम द कॉर्नर है कॉर्नर पर मटेरियल को है रिमूव करने के लिए। एंड एक घुमावदार असर वाली सतह को स्क्रैप करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग है एक घुमावदार असर वाली सतह को स्क्रैप करने के लिए करते हैं। तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, इसमें है नर्लिंग की गति और फीड की गणना करते समय किन कारकों पर विचार किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मटेरियल टाइप और नर्लिंग टूल ग्रेड है, ग्रेड और सामग्री के अनुसार है नर्लिंग टूल की है फीड की गणना एंड गति की गणना है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्लिंग टूल है वो 3 ग्रेड के अंदर है पाया जाता है। इसके अंदर है जो ग्रेड होती है वो होती है कोर्स मीडियम एंड फाइन। अलग अलग प्रकार की है नर्लिंग है वो पाई जाती है, उत्तल नर्लिंग है, अवतल नर्लिंग है, डायमंड नर्लिंग है, स्ट्रेट नर्लिंग है, क्रॉस नर्लिंग है, अलग अलग प्रकार की नर्लिंग है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स वेल रिमूविंग चिप्स फ्रॉम द लेथ मशीन। लेथ मशीन से चिप्स निकालते समय आप दुर्घटना को है कैसे रोक सकते हैं? तो चिप्स निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? तो इसके अंदर डी ऑप्शन दिया गया है यूज ए ब्रश और चिप्स हुक है, यानी कि हम ब्रश और चिप हुक का प्रयोग करके हैं चिप्स को निकाल सकते हैं। नंगे हाथों से चिप्स को नहीं निकालना चाहिए, इससे चोट लग सकती है। मशीन पर छोड़ देना चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए। चिप्स को उड़ाने के लिए कंप्रेसिव वायु, चिप्स कभी उड़ेगी नहीं कंप्रेसिव वायु से। तो तीनों ऑप्शन ये वो इनकरेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, इसमें है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में निवाई का उद्देश्य क्या होता है? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में जो एनविल होती है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एनविल इन ए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में जो एनविल है एनविल का यूज़ करते हैं हम, एनविल को है लगा सकते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में और उसको है रिमूव करके दूसरा एनविल है वो लगा सकते हैं। तो ये क्या करता है
टू मेजर द पिच डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड है, स्क्रू थ्रेड का जो पिच डायमीटर है उसको मेजर करता है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, इसमें है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कैलिब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, माप उपकरणों को अंशांकित करने का है वो उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है माप में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा माप को है टू इंश्योर एक्यूरेंसी इन मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैलिब्रेशन का प्रयोग करते हैं सटीकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, इसमें है वेल्डिंग में परीक्षण गैसों का प्राथमिक उपयोग क्या है। व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज शिल्डेड गैस वेल्डिंग है, तो शिल्डेड गैस वेल्डिंग है, किसी भी हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के अंदर जो शिल्डेड गैस वेल्डिंग में प्राइमरी यूज है उनका क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ये है रोशनी प्रदान करता है, तो ये भी नहीं करता है। ठंडक बढ़ाने के लिए इसका भी नहीं किया जाता है। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, वायुमंडल के जो ऑक्सीकरण होता है उसको रोकने के लिए हम शिल्डेड परीक्षण वेल्डिंग है गैसों का है यूज़ करते हैं, तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर है, किस वेल्डिंग सिद्धांत में गर्मी उत्पन्न करने के लिए बिजली का उपयोग शामिल होता है। तो बिजली का हम किस वेल्डिंग में करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्क वेल्डिंग के अंदर हम करते हैं, तो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन, इसमें है आर्क वेल्डिंग में आर्क की शुरुआत है वो कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर है वेल्डिंग गन पर एक बटन दबाकर नहीं करते हैं, बिजली स्रोत पर छुंडी घुमाकर, यानी क्या है बाई टर्निंग इट के नॉब ऑफ पावर, कोई भी पावर स्रोत होता है उसको घुमाकर करते हैं। वर्कपीस पर हवा फूंक कर भी नहीं करते हैं, वर्कपीस पर इलेक्ट्रोड मारकर करते हैं, तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बाय स्ट्राइकिंग द इलेक्ट्रोड अगेंस्ट द वर्कपीस है, वर्कपीस पर अर्थिंग बनाकर वर्कपीस को है इलेक्ट्रोड से लगाते हैं, फिर उसके बाद वेल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है रिविटिंग में रिविट की दूरी है वो कैसी होती है। तो इसके अंदर है 72 भी होती है, रेंडमली होती है, इक्वल होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो दो रिवेटों के बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है और वो 3D होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है, ठंडी रिवेटिंग की तुलना में हॉट रिवेटिंग की सामान्य विशेषता है वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है तेज प्रक्रिया होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, तेज प्रक्रिया होती है इसमें, क्योंकि गर्म है उसके बाद है उसको चोट करके हाथों हाथ रिवेटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है व्हाट इज द हार्ड सोल्डरिंग आल्सो नाउ इज एज। हार्ड सोल्डरिंग को है किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रेजिंग को है हार्ड सोल्डरिंग के नाम से है जाना जाता है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए स्वेज ब्लॉक इन है, धातु क्रम में स्वेज ब्लॉक का उपयोग का प्राथमिक लाभ है वो क्या है। तो स्वेज ब्लॉक का हम यूज करते हैं किस लिए करते हैं, तो धातु को आकार देने और विभिन्न समोच्च सतह प्रदान करने के लिए करते हैं। प्रोवाइडिंग वेरियस कॉन्ट्रूड सरफेस ऑन शेपिंग मेटल है, किसी भी शेप के अंदर है उसको आकार देने के लिए हम स्वेज ब्लॉक का यूज करते हैं। स्वेज ब्लॉक के अंदर है ऐसी जीरियाँ कटी होती है ऐसी, और अंदर जो है जो ब्लॉक होता है उस ब्लॉक के अंदर है अलग अलग इससे है होल बने होते हैं, स्क्वायर में बना होता है, स्वेज ब्लॉक का यूज किया जाता है, और ये एलॉय स्टील का है बना होता है, इसके अंदर कास्ट एलॉय स्टील का बना होता है और ये भारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये टेक्निकल जो भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद आगे जो भी क्वेश्चन है वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे 50 क्वेश्चन। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर जो 12-13 क्वेश्चन है वो इंग्लिश के क्वेश्चन है। विच एक्सपेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन वैल्यूज स्पीकिंग क्लियरली एंड द इफेक्टिवली, कौन सा कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत आता है जिसके अंदर क्लियर एंड इफेक्टली है वो प्रभाव डालता है, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है वो आता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बॉडी लैंग्वेज के अंदर केवल बॉडी के हाव भाव से ही पता चलता है, एंड एक्टिव लर्निंग होता है। एक्टिव लिसनिंग के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो केवल एक दूसरे का है सुनता है, एंड राइटिंग कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो केवल लिखता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्लूरल फ्रॉम द वर्ड ऑफ चाइल्ड इज, चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, चिल्ड्रन। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसके अंदर जो है कौन सा करेक्ट होता है, तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, एसोसिएशन है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन है, द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ट्रांसपोर्ट का है एंटोनिम्स होता है वो होता है, डी ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा, ओपिक्यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके अंदर जो खालिस्तान है उसको भरना है। तो इसके अंदर है इट्स इम्प्रूवमेंट टू खालिस्तान टू नाउ रेगुलेशन क्विकली, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एडॉप्ट, इट्स इम्प्रूवमेंट टू एडॉप्ट टू नाउ रेगुलेशन क्विकली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स को है भरना है खालिस्तान को, टू अचीव एक्यूरेंसी वन मस्ट भी होता है, तो प्रिसीज होता है इसका, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, इसमें है टू एक्यूरेटली मीन्स टू स्पीड अप इट्स एंटोनिम्स इज है, तो एक्यूरेटली का जो एंटोनिम्स होता है डी एक्यूरेट होता है, तो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी फिलिंग इन द ब्लैंक्स का है, ये खालिस्तान बनने का है। तो इसमें है ही इज नाउन फॉर हिज खालिस्तान माइंड एंड ऑलवेज कम्स अप विथ क्लियर सॉल्यूशन होता है, तो इंटेलिजेंट होता है, इसका करेक्ट आंसर है वो इंटेलिजेंट होता है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन राइट कम्युनिकेशन, कौन सा राइट कम्युनिकेशन है, व्हाट डज द ट्रिम्स सी टिपिकली स्टैंड फॉर है, तो राइट कम्युनिकेशन के अंदर है कार्बन कॉपी है, इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, इसमें है विच जस्टर इज कॉमनली यूज टू इंडिकेटेड कम्युनिकेशन फॉर अनकरेंटली, तो इसके अंदर है विच जस्टर इज कम्युनिकेशन यूज, कौन सा कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है, इंडिकेट करता है कन्फ्यूजन और अनकरेंटली को है, तो स्क्रैचिंग द हेड है, यानी कि स्क्रैचिंग हेड सर है उसको बनाने को है, हिलाना है उसको, स्क्रैच करने को है, ये कम्युनिकेशन है इसकी, इस कम्युनिकेशन के अंदर है कन्फ्यूजन को है वो दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर, इसमें है विच कम्युनिकेशन चैनल इज कॉन्सिडर्ड द मोस्ट फॉर्मूला, कौन सा होता है, फेस टू फेस मीटिंग होती है उसमें मोस्ट होती है कम्युनिकेशन होता है वो, बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर, वेयर इज द विच वर्ड टिपिकली प्लेस्ड इन द क्विंट होता है एट द बिगिनिंग, तो इसका प्रयोग है एट द बिगिनिंग, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इसके अंदर ये जो क्वेश्चन दिया गया है विच पंक्चुएशन मार्क्स इज यूज टू स्प्रेड द इंट्रोडक्टरी फ्रेसेज फ्रॉम द मीन्स केल्स ऑफ सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस के अंदर है वो किसका यूज किया जाता है, तो इसके अंदर ये है क्लोन का यूज करते हैं, यानी भी कोई सेंटेंस अधूरा होता है इसके साथ है लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, तो इसके अंदर है वो डी ऑप्शन है कोमा लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंप्लीट द गिव द सीरीज है, इस सीरीज को है कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर है 3f है, इसको अंदर जो नॉर्मल जो सीरीज होती है इसके अंदर क्या करना है 3f है, तो 3 यहाँ पर सीधा 3 दिया गया है, f कितने पर आता है 6 पर आता है, फिर यहाँ पर है 6 लिखा हुआ है डायरेक्टली 6, फिर g है, g कितने पर आता है तो ये 7 पे आता है, फिर 1 को छोड़ के 1 है, 6 के बाद यहाँ पर है 11, तो ये 11 आ गया, -3 कर दिया, फिर 11 के बाद यहाँ पर आ गया 18, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। तो इसी प्रकार है इसको है करना है। तो यहाँ पर इसके अंदर है ये आई है, आई 9 पर होता है, 7 के बाद 8 9 है, 9 के बाद यहाँ पर एल है 18 एल, तो 18 एल है, तो एल इसके अंदर है वो कितने पर आएगा, तो यहाँ पर इसको करेंगे तो ये 27 पी है, करेक्ट आंसर है आ जाएगा यहाँ पर 27 पी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन आउट इन द गिव सीरीज है, तो इसके अंदर ओड है उसको करना है, तो यहाँ पर 9 है, इसके अंदर करेक्ट आंसर है वो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन है 116 नंबर, इसके अंदर है यदि निश्चित कोड भाषा में KOL KATA को LPM LBUB के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस कोड भाषा में RANCHI को कैसे कोड किया जाएगा। तो यहाँ पर इसको है 1 से है, हमारे को वो लिखना है, के बाद में क्या है JK, के के बाद L 1 आया है, O के बाद P आया है, L के बाद M आया है, के बाद वापस L आया है, एक को छोड़ के 1 है, तो R के बाद यहाँ पर S आ जाएगा, A के B बाद है B आ जाएगा, N के बाद O आ जाएगा, और C के बाद D आ जाएगा, H के बाद I आ जाएगा, और I के बाद J आ जाएगा। ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x y के पुत्र का भाई है तो x और y से क्या संबंध है, तो इसका है वो पोता होगा, ग्रैंडफादर, यानी कि x है, x y के पुत्र का पुत्र, यानी ये खुद के ऊपर लेने से है, आसानी से इसको है कर सकते हो इसके अंदर, तो x है और ये y है, बोल रहा है x y के पुत्र का भाई, पुत्र इसका पुत्र है, पुत्र का भाई का पुत्र है, ये भाई है, भाई का पुत्र क्या होगा वो, यानी ये इसका बाप है, तो ये दादा हो जाएगा। यहाँ पर x y का क्या संबंध है ये बता रहा है, पुत्र के y के पुत्र का भाई है, पुत्र के पुत्र का भाई हो गया, तो यहाँ पर ये पोता हो गया, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि A B के दक्षिण में है और C B के पूर्व में है, तो C के संबंध में A व किस दिशा में होंगे, तो यहाँ पर है ये A B के दक्षिण दिशा में है, यहाँ पर हम इसको है इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये है पूर्व पश्चिम और ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण, ये हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यदि A B के दक्षिण में है, A जो है वो B के दक्षिण में, ये यहाँ पर B है, अब B यहाँ पर भी हो सकता है B के दक्षिण में, तो ये B के दक्षिण में इधर ये A है, यहाँ पर हो गया, और C है वो B से पूर्व दिशा में है, B से ये पूर्व दिशा में है C, तो यहाँ पर ये C हो गया, ये पूर्व में है, तो यहाँ पर ये अगर इससे है तो ये पूर्व में इधर हो गया, यहाँ पर ये B हो गया, यहाँ पर ये C हो गया, और ये इधर ये दक्षिण की तरफ है वो A हो गया। तो C के संबंध में A किस दिशा में है, तो ये C के संबंध में जो A है वो किस में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दक्षिण पश्चिम के अंदर हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है, रिया ने रमन का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में कराया। रमन और रिया का क्या संबंध है? तो चचेरा भाई हो गया। रिया ने रमन का परिचय अपनी माँ के भाई, माँ का भाई मामा के बेटे के रूप में कराया। तो मामा का बेटा है वो क्या हो गया? वो ममेरा भाई हो गया। यहाँ पर चचेरा भाई नहीं होता है, वो ममेरा भाई होता है, तो ब्रदर। तो इसका सी ऑप्शन है वो कजन हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर इसमें है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ द, इसके अंदर है अनुक्रम में अगली संख्या है वो क्या होगी? यहाँ पर है 12, 12 से 15 है, 15 के बाद 17 है, 20 है, तो यहाँ पर करेक्ट है वो 22 हो जाएगा। 12 से 3 है, 3 के बाद यहाँ पर ये जा रहा है 2 पर, 2 के बाद वापस 3 पर, 3 के बाद वापस 2 पर आएगा, तो ये 22 हो जाएगा। ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है दिए गए प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्पों में के बीच एक निश्चित संबंध और चौथा विकल्प खोजे जो संबंधित नहीं है। सोफा है वो बैठने का है, स्टूल है वो भी बैठने का है, कुर्सी है वो भी बैठने का है, लेकिन लैंप है वो क्या है? जलाने के लिए होती है और प्रकाश देने के लिए होती है। 122 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर यदि प्लस का अर्थ माइनस है और मल्टीप्लाई का अर्थ है वो भाग है और माइनस का अर्थ है वो गुणा है और भाग का अर्थ है वो प्लस है, तो इसको हम करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा। तो ये इसको करते हैं जब 450 है, 450 गुणा है मल्टीप्लाई का गुणा क्या होता है? ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये भाग हो जाएगा, भाग हो जाएगा ये 15। फिर इसके बाद है प्लस के स्थान पर क्या है? तो प्लस का स्थान पर है माइनस हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 7 के बाद यहाँ पर है माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या होता है? तो माइनस का अर्थ होता है गुणा, तो ये गुणा कर दिया और ये 4 आ गया। फिर यहाँ पर है भाग का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर भाग का अर्थ है प्लस, तो ये प्लस हो गया और ये कितना हो गया? 15 हो गया। जब हम इसको करेंगे तो ये 15 से ये जाएगा 30 बार, 30 माइनस 7 माइनस ये आ गया, तो यहाँ पर ये है, इसको 7 से 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 28 और प्लस ये 15 है तो 15 रह जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर करेंगे ये टोटल आएगा 17 आएगा, लेकिन इसके ऑप्शन के अंदर ही नहीं है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट माना है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर 30 माइनस 15, 15 और 2 17 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर इसमें है, निम्नलिखित में से अंग्रेजी अक्षर का कौन सा समूह है वो उत्तर विकल्प में दर्पण में एक जैसा है वो दिखेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर इसमें है, एक दौड़ में 5 लड़कियों ने भाग लिया। रीना मोहिनी से पहले लेकिन गौरी से पीछे है। तो इसके अंदर यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो कि एक दौड़ में 5 लड़कियों ने भाग लिया रीना मोहिनी से। मोहिनी को मैं है एम लिख दूंगा, आर लिख दूंगा, इससे है स्पेसिफाई आपको कर लेना है। तो रीना है वो मोहिनी से पहले है, तो यहाँ पर आ गया रीना और ये आ गई मोहिनी इससे पीछे है। मोहिनी से पहले है लेकिन गौरी के पीछे रही है, यानी रीना है वो मोहिनी से तो पहले है। रीना मोहिनी से तो क्या है? रीना है मोहिनी से पहले है, लेकिन गौरी से तो ये गौरी है, गौरी इससे भी आगे है, तो गौरी से पीछे रही है। अनन्या सांची से पहले है, अनन्या जो है वो सांची से पहले लेकिन मोहिनी से पीछे, यानी मोहिनी से ये पीछे है, तो ये अनन्या आ गई सांची से पहले, तो ये सांची आ गई यहाँ पर सांची। तो पहले सबसे आगे कौन होगी? तो दौड़ किसने जीती? तो ये गौरी ने दौड़ है वो जीतेगी, क्योंकि ये सबसे आगे है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है 6 महिलाएं हैं पी क्यू आर एस टी और यू एक गोल मेज के चारों ओर बैठी है। तो यहाँ पर ये एक गोल मेज है वो लगाई गई है। इसके अंदर क्या दिया है? मेज के चारों ओर बैठी है। फिर है क्यू है वो एस और आर के बीच में है।
और यहाँ पर एस बेटी है और यहाँ पर है आर है वो बेटी है। तो ये क्या है, क्यों यहाँ पर बीच में है, इन दोनों के बीच में है, आर और एस के बीच में है, पी है वो टी और आर के बीच में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी और आर यहाँ पर है, ये टी आ जाएगी यहाँ पर और पी आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर बैठी है, ये सारे बैठे हैं। अब इसके अंदर क्या है कि यू एस के दाईं ओर है, यू जो है, यू कहाँ गया, 1 2 3 4 5 भी हैं ये, तो 1 2 3 4 5 है। क्यों एस और आर के बीच में है। अब जो यू है इसके अंदर दिया है यू एस के दाईं ओर है। अब यू एस के दाईं ओर, बेटिए इसने इधर मुंह वगैरह है तो यू यहाँ पर हो जाएगा, ये यू हो गया। तो पी और यू के बीच में, पी और यू के बीच में कौन है, तो टी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, टी है वो, पी और यू के बीच में टी बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर। इसमें है दिए गए प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्पों के बीच एक निश्चित संबंध है, चौथा विकल्प खोजिए जो सही है। पेच है, हैमर है, सुई है, कील है, ये सारे क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 3x बराबर 4 + 4 बराबर 16 है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके अंदर है 16 - 4 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 12, तो x बराबर है 3 बराबर आ जाएगा 4, ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर है। इसमें है एक त्रिभुज में आंतरिक कोणों का जो कुल योग है वो कितना होता है, तो वो 180 डिग्री होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर है। इसके अंदर है 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या है वो 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी सिस्टम कितने अंक का उपयोग करता है, बाइनरी सिस्टम है 2 अंक का उपयोग करता है, 0 और 1 का है, इससे बाइनरी सिस्टम है वो बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 8 और 12 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, तो 8 और 12 का जो एलसीएम लेते हैं तो वो 24 आता है, किसी को नहीं आता है तो वो इसे 8 और 12 का है एलसीएम लेके देख सकते हैं। तो यहाँ पर है 4 और 6, फिर यहाँ पर है 2 और 3, 2 और ये, इसके बाद यहाँ पर है 3 आ जाएगा और हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 करेंगे तो हो जाएगा, इतने तेरी बितरी 6 ऐसे मुझे 12 12 दोनों 24 हो जाएगा, ये इसको करेंगे तो ये 24 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। इसके बाद यहाँ पर है यदि किसी संख्या का 40% 20 है, कोई संख्या है अक्स है, इसका क्या है 40% है, 40% कितना है वो है 20, तो यहाँ पर है ये कट हो जाएंगे और ये 20 से कितना बार जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर है 5 50 बार, तो वो संख्या क्या आ गई 20 50 आ गई। तो 50 का क्या है, 50 का 25%, 25% होता है 1/4, 1/4 है तो वो आता है 12.5। तो ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर। इसमें है कल्पना कीजिए कि आपके पास एक घन सेंटीमीटर आकार का एक बॉक्स है और इस बॉक्स की प्रत्येक भुजा की माप है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इस बॉक्स के अंदर कुल आयतन है वो कितना है, तो क्या है कि यहाँ पर है एक बक्सा है, घन है, घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है, घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। तो 5 का है क्यूब करेंगे तो 125 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 19 और 33 है, इसका a² और b² कितना होता है, तो 19 का जो a² होता है और 33 का होता है, तो इसको कर देंगे हम 19 × 19 81 8, तो यहाँ पर है 9 है, 9 का हम डबल करेंगे 18 आ जाएगा, 18 और 8, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 19 को 19 से है मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो और सीधा इसके अंदर कर सकते हो, 18 और क्या आ जाएगा 26,
2 ए को ऐसे करेंगे, ये आ जाएगा 361। तो ये आ जाएगा 361 और इसके बाद है यहाँ पर है 33 को करेंगे 3 3 से, तो ये आ जाएगा 3 3 9, 9 9 18, 1 9 और 1 10। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1450। ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर। इसके अंदर दिया हुआ है एक सर्वे में 60% लोगों ने कॉफ़ी की जगह चाय को प्राथमिकता दी। यदि 300 लोगों का सर्वेक्षण किया गया हो तो कितने लोगों ने चाय पसंद की। तो इसके अंदर सीधा सा क्या है, 40% लोगों ने है कॉफ़ी पी रहे हैं, तो 60% लोग हैं कॉफ़ी पी रहे हैं, तो 40% लोग है वो 300 का 40% है। जब हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 1200। 100 यहाँ पर क्या है, 300 लोगों ने सर्वेक्षण किया तो कितने लोगों ने चाय पसंद की, 40% है। कॉफ़ी की जगह चाय को प्राथमिकता दी, तो चाय को यहाँ पर क्या है, कॉफ़ी की जगह चाय को है प्राथमिकता दी है, तो यहाँ पर है 60% है वो निकालना पड़ेगा। तो 60% निकालेंगे तो 180 आ जाएगा, सीधा सा है, क्योंकि इसके अंदर है चाय की, पहले यहाँ पर कॉफ़ी की जगह है। क्वेश्चन को थोड़ा है ढंग से देखना है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह 3 घंटे में कितने किलोमीटर है, तो 180 किलोमीटर है वो पहुँचेगी। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितनी है, 60 जाती है, तो 3 घंटे में कितने जाएगी, 180 किलोमीटर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर। इसमें है आपको एक चौकोर आकार के बगीचे की परिधि माप रहे हैं। यदि आपको 40 मीटर मिलती है तो वर्गाकार उद्यान की प्रत्येक भुजा कितनी लंबी मीटर में होगी। तो यहाँ पर है वो है कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि परिमाप होता है वो क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। तो यहाँ पर 40 बराबर 40 दिया गया है, तो 4 से इसको करेंगे तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर। इसमें है जल के वाष्प में परिवर्तन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जल का परिवर्तन होता है वो वाष्पीकरण है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त ऐसा इकाई या मानक इकाई होती है वो एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विकल्प एक स्थायी ऊर्जा का स्रोत का प्रतिनिधित्व है करता है। तो सौर ऊर्जा है उसके अंदर है स्थायी होता है, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप एक ऐसे समाधान का परीक्षण कर रहे हैं जो न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, तो आप इस pH मान का है प्रयोग करेंगे, तो pH 7 का प्रयोग करेंगे जो उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो लाल ग्रह है वो मंगल ग्रह को है लाल ग्रह कहते हैं, और बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह होता है। फिर है कंप्यूटर में रैम का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर में जो रैम होता है, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी होता है वो रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर। इसमें है व्हाट डज सी स्टैंड्स फॉर इन द ब्लैंक्स फ्रैक्शन इज KYC है। KYC में बैंकिंग वित्तीय क्रम KYC में सी का क्या तात्पर्य है। तो सी का है वो कस्टमर से तात्पर्य है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर है भारतीय राज्य गोवा किस यूरोपीय देश का पूर्व उपनिवेशक था। तो वो पुर्तगाल का था, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो कावेरी नदी है वो जानी जाती है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो किस वर्ष हुई। 1885 ईस्वी में हुई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय है वो कौन थे। रविंद्रनाथ टैगोर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की पपड़ी में कौन सा तत्व है सबसे अधिक मात्रा में है पाया जाता है। तो पृथ्वी की पपड़ी के अंदर है हाइड्रोजन सिलिकॉन कार्बन ऑक्सीजन है वो पाया जाता है, वो होता है 21%, और नाइट्रोजन जो होता है वो 70% है वो पाया जाता है, ऑक्सीजन का 21% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आज की क्लास का है वो लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है भारत की कौन सी झील अपने फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए जानी जाती है। तो लोकटक झील है उसको फ्लोटिंग आइलैंड के नाम से है जाना जाता है।
तो दोस्तों ये हमारा पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। और अगर अच्छा लगा हो, चैनल को अपनी मेहनत है वो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है इसमें, आगे हैं आपके लिए ऐसे ही जो भी पेपर है उसके डिस्कस हम करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।